नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक है कि गवर्नमेंट ने अभी तक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को क्यों नहीं फिल किया। जैसे कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जानेंगे कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। और साथ ही साथ 2019 में जब 17वीं लोकसभा बैठी, उसके बाद से लगभग आधा जो कार्यकाल है लोकसभा का वो पूरा होने वाला है, 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। और अभी तक इस पोस्ट को वैकेंट रखा गया है। इसी के चलते एक पिटीशन भी फाइल की थी लोकसभा सेक्रेटेरिएट से। दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि हमें जल्दी से बताओ क्यों आपने अभी तक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को वैकेंट रखा है। एक रिटन रिप्लाई जो है वो फाइल करने की बात की गई है। पिटीशन जो है वो फाइल की गई थी कि डिप्टी स्पीकर लोकसभा की पोस्ट काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। अब कोर्ट ने टाइम दिया है 29 नवंबर तक का कि पिछले 2 से 2.5 साल में आपने अभी तक लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को फिल क्यों नहीं किया। तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में कि एग्जैक्टली क्या इशू है, क्यों गवर्नमेंट फिल नहीं कर रही है, और गवर्नमेंट अगर फिल नहीं कर रही है तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को ब्रीच कर रही है। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल एग्जाम के कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल सिक्का का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जानते हैं एग्जैक्टली पहले कि ये ऑफिस ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर आया कहाँ से। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से इस ट्रेडिशन को, कन्वेंशन को ड्रॉ किया है। लोकसभा में दो तरह की इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। आर्टिकल 93 की हम बात करें तो वो बात करते हैं देयर शैल बी डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर फॉर द लोकसभा। सिमिलरली आर्टिकल 178 जो है वो स्टेट असेंबलीज के लिए सेम मैंडेट रखता है कि जैसे ही हाउस कॉन्स्टिट्यूट हो, नया सत्र बैठे, नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हो, नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो, एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द यहाँ पे टर्म लिखिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे कोई ड्यूरेशन नहीं है। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि 2 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर, ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया कि एज सून एज पॉसिबल आप जो है वो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन को करिए। तो ये एज सुन एज पॉसिबल वाला जो मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट इसी इसी के लेकुना को, मतलब इसी को लूपहोल बना के यूज कर रही है। अब यहाँ पे क्या क्या करना है, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को इलेक्ट करना है। अब जैसे कि आपने देखा डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के इलेक्शन के लिए पूरा हाउस बैठता है, वोटिंग होती है और मेजॉरिटी से जो नाम सामने रखे जाते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। 93 से 97 जो है वो इसी बारे में चर्चा करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो डील करता है ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। 93 कहता है कि लोकसभा शैल सून मतलब शैल एज सून एज पॉसिबल should elect, choose one speaker and another member, that is डिप्टी स्पीकर। 94 बात करता है कि ऑफिस खाली होने पे किस तरह से काम किया जाएगा। अगर स्पीकर का ऑफिस खाली है तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर का काम करेंगे, और डिप्टी स्पीकर का ऑफिस खाली है तो एक नया डिप्टी स्पीकर आप यहाँ पे इलेक्ट अपॉइंट कर लेंगे। रिजिग्नेशन का काम किया गया है, बात बताई गई, और रिमूवल की बात बताई गई है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर का कैसे होता है। आर्टिकल 95 में क्लियरली कहा है कि ऑफिस ऑफ डिप्टी जो स्पीकर है अगर वो वैकेंट है तो वो ड्यूटीज जो है डिप्टी स्पीकर मैंडेटरी काम करेंगे। यहीं से बात आ जाती है कि जब गवर्नमेंट को पता है कि आर्टिकल 95 में क्लियरली मेंशन है कि डिप्टी स्पीकर जो हैं वो स्पीकर की एब्सेंस में काम करेंगे, स्पीकर का रोल अदा करेंगे, तो फिर आपने अभी तक ये पोस्ट क्यों नहीं फिल करी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसको फिल ना करना कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के मैंडेट को ना मानने जैसा है। आगे हम देखेंगे आर्टिकल 94 क्लॉज 2 भी यही कहता है कि अगर स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको भेजेंगे, डिप्टी स्पीकर को भेजेंगे। यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन बनता है हमेशा कि स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को भेजते हैं, डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देते हैं। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट की तरफ चलते हैं। केवी कामत साहब को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा नहीं, जो स्पीकर हैं वो प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा भेजें। तो उस पर अम्बेडकर जो है बीच में उस अमेंडमेंट को, या अम्बेडकर जो है उस बात को काटते हुए ये बोलते हैं कि नहीं, हम जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऑफिस को एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। देखिए, स्पीकर क्या होता है, कलेक्टिव कॉन्शियंस होती है लोकसभा की। स्पीकर पूरे दुनिया के लिए, बाहर के लिए लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आप देखें, अगर आप वैसे तो कहें कि स्पीकर अमंग इक्वल्स में आ जाते हैं, लेकिन जब बात होती है कि लोकसभा की सिटिंग्स की तो फिर स्पीकर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉनिटर हो जाते हैं उस समय लोकसभा के। तो ऐसे में वो पूरे लोकसभा को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा, उनका काम होता है कि लोकसभा ठीक से काम करे, लोकसभा की सैंक्टिटी इंश्योर रहे, डिबेट्स डिस्कशंस टाइमली होते रहें। तो इसलिए पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अंबेडकर का मानना था कि हम इन पोस्ट को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रखें एग्जीक्यूटिव से, किसी भी तरह का प्रेसिडेंट का इसमें जो है काम ना रहे, प्रेसिडेंट अपॉइंट ना करें, प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को ना दे स्पीकर। तो ये जो बात है एग्जीक्यूटिव से कंप्लीटली हमें इसको
डिवॉइड रखना है, हमें कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रखना है। तो इसलिए फाइनली यही हुआ कि डिप्टी स्पीकर जो है वो लोकसभा में अपना जो इस्तीफा है वो स्पीकर को देंगे, स्पीकर जो अपना इस्तीफा जो है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को देंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इनके इलेक्शन की बात होती है, इनके अपॉइंटमेंट की बात होती है, तो कोई टाइम लिमिट तो है नहीं, और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि टाइम लिमिट नहीं होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो ख़राब कर दिया गया है डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। रोल हम जानते ही हैं क्या है, मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर आप बात करें जो पार्लियामेंट की बुक है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें क्लियरली मेंशन है कि स्पीकर क्या है, एक प्रिंसिपल स्पोक्समैन है हाउस के, वो कलेक्टिव वॉइस हैं, सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब वो पूरे हाउस को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हीं के रिकमेंडेशन से मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, उन्हीं के रिकमेंडेशन से सिटिंग्स जो हैं हाउस की चलती हैं, तो मतलब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है। तो ऐसे में समझिए कि स्पीकर की पोस्ट अगर इतनी इंपॉर्टेंट है और वो एब्सेंट हैं, तो डिप्टी स्पीकर के ना होने से पार्लियामेंट की जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है वो हैम्पर होती है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जल्द से जल्द इस वैकेंसी को फिल किया जाए। अच्छा, एक बात और है कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्या डिप्टी स्पीकर जो हैं वो सबॉर्डिनेट हैं स्पीकर के, तो याद रखिएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट से भी हमें पता चलता है। वैसे तो केवी कामत साहब ये चाहते थे कि आप स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को सीनियर सबॉर्डिनेट के फॉर्म में रखिए, लेकिन अंबेडकर इसको नहीं मानते थे। अंबेडकर का कहना था कि नहीं, दोनों सेम हाउस के मेंबर है, भाई स्पीकर भी उसी हाउस से इलेक्ट होकर आते हैं। हम ओम बिरला जी की बात करें तो वो भी 17वीं लोकसभा में इलेक्ट होके आए हैं। हम डिप्टी स्पीकर जो भी आगे अपॉइंट होंगे वो भी 17वीं लोकसभा से ही होंगे अगर इस बार इलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अम्बेडकर का मानना था कि भाई दोनों एक ही हाउस के तो मेंबर्स हैं, तो आप कैसे उनको सबॉर्डिनेट और जूनियर या फिर सीनियर के फॉर्म में रख सकते हैं। तो इसलिए क्लियर कह दिया गया कि इनकी जो पोस्ट है आपस में सबॉर्डिनेट और सीनियर वाली नहीं रहेगी, दोनों जो है मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं, दोनों की इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक की एब्सेंस में दूसरा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। अच्छा, एक बार देखते आते हैं कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने ओम बिरला जी को देखा है, अधिकतर वही आपको दिखते हैं मंच पे बैठे हुए, वही आपको दिखते हैं स्पीकर के रोल में काम अदा करते हुए, वही दिखते हैं आपको हाउस को ऑर्डर में रखते हुए। अब जैसे हम बात करें कि लेटेस्ट उनको उनको लीव चाहिए थोड़े दिन के लिए, वो बाहर जाना चाहते हैं, वो असमर्थ हैं अपनी ड्यूटी को देने में, तो ऐसे में एक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे हम कुछ प्रीवियस हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस करें यहाँ पे, तो स्पीकर की, हम डिप्टी स्पीकर की बात करें कि जैसे ही स्पीकर का ऑफिस वैकेंट हुआ, डिप्टी स्पीकर ने फौरन कमान संभाल ली। जैसे कि अब आप डेथ की बात करें, जीवी मावलंकर साहब की 1956 में जब डेथ हो गई थी, तो उनके एब्सेंस में जीसी बालियोगी जो है उनकी जब डेथ हो गई थी, जीएमसी बालियोगी की, तो उनके एब्सेंस में फौरन डिप्टी स्पीकर ने कार्यभार संभाल लिया था। इसी तरह से जब स्पीकर एन संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जा रहे थे इंदिरा गांधी के साथ में, तो वहां पे भी जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया, फौरन डिप्टी स्पीकर ने संसद का या लोकसभा का कार्यकाल जो है या फिर कार्यभार जो है वो संभाल लिया। साथ ही साथ कोई भी रेजोल्यूशन है, लेटेस्ट से अगर किसी स्पीकर के रिमूवल का रेजोल्यूशन है, अब हम यहाँ पे बात करें कि प्रेजेंट स्पीकर को हमें हटाना है, हाउस ने रिमूवल का रेजोल्यूशन जो है वो पास कर दिया है, तो अब स्पीकर तो रेजोल्यूशन पे बैठेंगे नहीं, स्पीकर तो फिर उतर के एज अ मेंबर ही बैठेंगे, हाउस में ही सम्मिलित हो जाएंगे। तो ऐसे में बलराम झाकड़ के टाइम पे भी ये देखा गया था कि जब 1987 में उनके अगेंस्ट ये रेजोल्यूशन आया था, तो एकदम से डिप्टी स्पीकर ने प्रिसाइड कर लिया था हाउस ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो अगर स्पीकर के रिमूवल का रेजोल्यूशन वहां पे चल रहा है तो उसे कौन चलाएगा, तो उसके लिए डिप्टी स्पीकर की पोस्ट होना बहुत मैंडेटरी है, मतलब फिल होना या फिर वहां पे डिप्टी स्पीकर होना काफी मैंडेटरी है। अच्छा, अब बात आती है कि हमने स्पीकर के केस में तो देखा है कि स्पीकर कहां से अपॉइंट होते हैं, स्पीकर तो आपकी रूलिंग पार्टी से ही अपॉइंट होंगे, जैसे इस समय ओम बिरला जी हैं, ठीक है, इससे पहले सुमित्रा महाजन जी थी। तो ये सब कहाँ से हैं, ये रूलिंग पार्टी के ही मेंबर्स हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर जो हैं वो स्पीकर बनेंगे। अच्छा, ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, कन्वेंशनल है ये। ऑब्वियस ही बात है कि भाई जिसके पास ज़्यादा वोट्स होंगे, जो सरकार बनाएगा स्पीकर उसी का होगा। यही एक चिंता का विषय भी है स्पीकर के ऑफिस को लेके, इसको हम एक अलग वीडियो में चर्चा में भी लेके आएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर कहाँ से आएंगे फिर, क्या डिप्टी स्पीकर भी रूलिंग पार्टी के होंगे, तो क्या ओपोजिशन के पास फिर कोई अपना कोई कोई से नहीं होगा हाउस की फंक्शनिंग में। अब वो चाहते हैं कि भाई स्पीकर आपका है तो डिप्टी स्पीकर हमें दे दीजिए, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। कन्वेंशंस देख लेते हैं कि पहली लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक क्या कन्वेंशंस चले हैं। देखिए, अगर हम बात करें डिप्टी स्पीकर की पोस्ट की ट्रेडिशन की, तो ये ट्रेडिशन ना मोरारजी देसाई के टाइम में आके चेंज हुआ। मोरारजी देसाई ने ऑपोजिशन पार्टी को यहाँ पे न्योता दिया कि आप अपना डिप्टी स्पीकर बनाइए। अब उस समय में आप देखेंगे कि डीएमके के डिप्टी स्पीकर्स उस टाइम पे आए थे। अभी साथ ही साथ आप अगर देखेंगे अदरवाइज वीपी सिंह के समय में भी यही देखा गया कि डिप्टी स्पीकर जो हैं वो दूसरी
पॉलिटिकल पार्टी से, कांग्रेस से चुने गए थे वीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार के समय में। लेकिन हम कांग्रेस की पहली 4 सरकारों की बात करें तो पहली 4 लोकसभा में ये एक थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंस था कि कांग्रेस का ही स्पीकर था, कांग्रेस का ही डिप्टी स्पीकर था। इसको मोरारजी देसाई ने आके 1977 में चेंज किया। उसके बाद आपने देखा कि नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में बीजेपी की तरफ से डिप्टी स्पीकर आए, पहली बार बीजेपी के डिप्टी स्पीकर नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में बैठे। 13वीं लोकसभा में वाजपेयी साहब ने भी इसको रेसिप्रोकेट किया और उन्होंने डिप्टी स्पीकर जो हैं वो कांग्रेस के एमपी को बनाया, मिस्टर एम सईद को। तो ये चीज़ चलती आ रही है। फिर इसको रेसिप्रोकेट किया आपके मनमोहन सिंह साहब ने। उन्होंने क्या किया, अपनी दोनों कार्यकालों में एक बार उन्होंने शिरोमणि अकाली दल और दूसरी बार बीजेपी से डिप्टी स्पीकर बैठाया। अब बात आती है 16वीं लोकसभा की 2014 में। यहाँ पे डिप्टी स्पीकर जो है वो एआईडीएमके से ही लाए गए थे, मिस्टर थम्बी दुराई। ठीक है, तो थम्बी दुराई जो है एआईडीएमके से पहली बार डिप्टी स्पीकर बने। अब यहाँ पे देखिए एआईडीएमके जो है वो बीजेपी की अलाय थी 2014 में, तो फिर जो ये कन्वेंशन है ये ब्रेक किया गया। अब ऐसा बीजेपी का कहना है कि पहले 4 बार कांग्रेस ने भी नहीं किया था तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे। चलिए वो ठीक है, आप डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से नहीं लाना चाहते, लेकिन आपको डिप्टी स्पीकर की पोस्ट फिल करनी पड़ेगी। अब बात आती है 17वीं लोकसभा की। 2.5 साल गुजरने वाले हैं, अभी तक डिप्टी स्पीकर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। ये चिंता का विषय है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वैकेंट है, क्या ये हेल्दी है हमारी डेमोक्रेसी के लिए? बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन देखो वाइब्रेंट अपने आप से नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट लेटर एंड स्पिरिट करने से ही वो वाइब्रेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी है, और अगर सरकार डेमोक्रेसी को नहीं ला पा रही है तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंक्शनल है ठीक से। तो यही है कि वाइब्रेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट who is implementing the government which is implementing this constitution। तो गवर्नमेंट के जो एक्शंस होंगे वही डिफाइन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन वाइब्रेंट है या नहीं है। अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स को निगलेक्ट करती जा रही है तो फिर ये काफ़ी चिंता का विषय रहता है। यही बार बार कहा गया कि जब आपने स्पीकर को इलेक्ट करना था तो 17वीं लोकसभा के 3 दिन के अंदर अंदर ओम बिरला साहब को इलेक्ट कर लिया गया। लेकिन जब बात आती है डिप्टी स्पीकर की तो सरकार कोई भी जवाब नहीं देती। तो इस बार इसलिए हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली ने इंटरवीन किया है और सरकार से क्लियरली पूछा है कि 2 साल हो गए हैं, आपने क्लियर वायलेशन किया है आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन किया है। आप हमें 29 नवंबर तक लिखित में बताओ, रिटन में रिप्लाई फाइल करो कि आपने अभी तक डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं चूज किया, क्यों नहीं इलेक्ट करवाया, और करवाएंगे तो कब तक करवाएंगे। तो इस बार कोर्ट देखिए इंटरवीन कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग को इंश्योर करने की कोशिश कर रही है। तो आशा करते हैं जल्दी कोर्ट से रिप्लाई आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भरने वाली है, जल्दी से इलेक्शन होने वाले हैं डिप्टी स्पीकर के लिए। लेकिन अभी फिलहाल बात यही है कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पिछले 2.25 साल से खाली है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा, डिप्टी स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंस आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।